हेलो बच्चों, आज अपने चैप्टर फर्स्ट के जो न्यूमेरिकल पिछले लेक्चर में पिछले वीडियो में देखे थे आपने, तो आज अपने उसके आगे करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल आएगा वो आएगा फोर्थ नंबर न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, और वो आपको क्या होगा कि फोर्थ नंबर न्यूमेरिकल स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, उसमें क्या कह रहा है कि दो एक समान आवेशित गोले एक समान लंबाई की डोरियों से लटकाए गए। ठीक है, और वो कहाँ पे है? हवा या निर्वात में। फिर वो क्या कहता है आगे? कहता है कि इस स्थिति में इनके मध्य बनने वाला कोण कितना है? 30 डिग्री है। कितना कोण है? 30 डिग्री है। ठीक है, अब वो कहता है कि अगर हम इनको 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के द्रव में डुबोते हैं तो इन दोनों आवेशित गोलों के मध्य कोण तो वही रहता है। तो इस स्थिति में उस द्रव का परावैद्युतांक ज्ञात करो। अब इंग्लिश मीडियम के लिए भी शो हो रहा होगा, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग है। कहता कि हमारे पास दो क्या है? चार स्फीयर। ठीक है, उनको इक्वल लेंथ की स्ट्रिंग से क्या कर दिया है? बांध दिया, लटका दिया। अब वो क्या कह रहा है? कहता कि इस कंडीशन में उन दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो 30 डिग्री है। और फिर कहता है कि हम अगर इसी सिस्टम को कहाँ ले जाए? एक ऐसे लिक्विड में ले जाए जिस लिक्विड का डेंसिटी जो है वो 0.8 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब है। ठीक है, तो कहता कि यदि वो जो हमारे पास मेटल स्फीयर है, जो भी हमारे पास गोले हैं, उनका घनत्व, उनके पदार्थ का घनत्व कितना है? 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो, तो द्रव का क्या ज्ञात करना है अपने को? परावैद्युतांक मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब जैसे जैसे दिया, देखो एक चीज बता दूं मैं आपको पहले लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सारा काम लिखना होता है, फिर आपको केस अप्लाई करने होते हैं, किस तरीके से हमें इसको सोल्व करना है। देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कहता है कि हमारे पास ये मान लो कोई दृढ़ आधार है और इससे हमने एक समान लंबाई से डोरियां हैं, स्ट्रिंग है, इससे दो गोले हैं, वो इस तरीके से लटके। ठीक है, अभी किसकी बात करेंगे हम? जब तक हम उसको एयर में मतलब हवा में रख रहे हैं। ठीक है, हम अभी द्रव में नहीं डुबो रहे। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि स्टार्टिंग की जो एक लाइन, जो दो लाइन है ना, उसको सोल्व करना। ठीक है, अभी इसका जो द्रव्यमान m है, इसका भी कितना है? m है। ठीक है, डोरी क्या है? समान डोरी है। और कहता है कि इस स्थिति में इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है, कितना बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, इस स्थिति में मैं बात करूं तो इस गोले का भार जो होगा वो नीचे की ओर होगा, mg। आप एक तरफ का शो कीजिए, दूसरे तरफ का शो चाहे ना कीजिए। ठीक है, ऑटोमेटिक इसी तरीके से हो जाएगा। थोड़ा ध्यान देना इस क्वेश्चन में। ठीक है, आपको पता है डोरी है तो डोरी में तनाव उत्पन्न होगा, और तनाव किधर होगा? ऊपर की ओर। ठीक है, सेम कंडीशन इधर आएगी, और दोनों समान रूप से आवेशित है। और हम जानते हैं जब दो पदार्थ हो, कण हो, वस्तु हो, जिन पर समान आवेश हो, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। तो इसको, इसके ऊपर बल लगेगा इधर, इसके ऊपर बल लगेगा उधर की ओर। तो हम एक तरफ का डिनोट कर रहे हैं, तो अभी तक हम सिर्फ ऐसे ही शो करते हैं। एक बल लग रहा है, कौन सा? ये है रिपल्सिव फोर्स मतलब प्रतिकर्षण बल। ये है इसका वेट मतलब भार, और ये हमारे पास टेंशन मतलब कौन सा फोर्स आ गया? ये तनाव बल आ गया। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास अप्लाई होगी। हमको एक तरफ का ही अभी क्लियर करना है, दूसरे तरफ का सेम पैटर्न के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए हमें उसे करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब क्या कह रहा है उस चीज को समझो। कहता है कि हम देख रहे हैं कि इस mg को तीन फोर्स क्या कर रहे हैं? तीन बल क्या कर रहे हैं? उसको संतुलित कर रहे हैं। एक है तनाव बल, दूसरा है ये प्रतिकर्षण बल, और ये तीसरा है इसका भार। अब इसको कैसे हम किस तरीके से इसको सेटल करना है वो देखो हमने क्या किया, हमने ये मध्य पॉइंट ले लिया यहाँ से, तो ये कितना डिग्री कोण हो गया? 15 डिग्री, और ये भी कितना हो गया? 15 डिग्री। 15 डिग्री हो गया। अब आपको क्या करना है? अब किस तरीके से इसको सेट किया है वो देखो। हम क्या करेंगे? तनाव बल के दो कंपोनेंट ले लेंगे। एक कंपोनेंट जो होगा ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर, और एक कंपोनेंट होगा इधर की ओर। जैसे आपने 11th में किया होगा, घुमावदार सड़क वगैरह उनके लिए किया था, तब हम क्या करते थे? उसके कंपोनेंट मतलब घटकों में वियोजन करते थे। अब ये 15 डिग्री है, तो ये कोण कितना हो गया? 15 डिग्री। एकांतर कोण नियम से ऐसे जेट बन रहा है। ठीक है, अब ये 15 डिग्री है, तो कौन सा कंपोनेंट होगा? t cos 15 डिग्री होगा, और ये वाला कौन सा होगा? t sin 15 डिग्री।
अब हमें क्या क्लियर हो रहा है, इसकी जो यहाँ पे संतुलन की अवस्था वो किसके कारण है, इस भार को मतलब वेट को तो T cos 15 डिग्री क्या कर रहा है संतुलित, और इस प्रतिकर्षण बल को कौन कर रहा है, T sin 15 डिग्री संतुलित, जिसके कारण ये यहाँ पे। तो इसका मतलब अब हम पहली स्थिति की बात करेंगे। अब किस तरीके से करेंगे वो देखो, हम लिखेंगे प्रथम स्थिति मतलब हवा या एयर। फर्स्ट कंडीशन कहता है कि भाई गोले को निम्न बल क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो हम लिखेंगे कि गोले को निम्न बल संतुलित करते हैं। जैसे जैसे लैंग्वेज है वैसे वैसे कर रहा हूं डायग्राम के अकॉर्डिंग। पहला बल कौन सा, गोले का भार, गोले का भार है यहाँ पे हमारे पास, वो कितना है mg, ठीक है। दूसरा कौन सा है भाई, वैद्युत प्रतिकर्षण बल है, और प्रतिकर्षण बल है, मान लिया इन दोनों गोलों पर आवेश कितना है, q है, तो प्रतिकर्षण बल क्या होगा, प्रतिकर्षण बल क्या होगा हम निकालते हैं, वो कैसे करते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हवा की बात हो रही है एप्सिलॉन नॉट, और माना दोनों के बीच की दूरी अगर r है तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, क्या लिखते हैं k q1 q2 अपन r स्क्वायर। तो यहाँ पे q1 q2 तो सेम है, तो हमने क्या लिखा q और इंटू q1 की जगह q, q2 की जगह भी q रखोगे तो q स्क्वायर अपन में क्या हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा। अब तीसरी स्थिति कौन सा बल है, तनाव बल, तनाव बल वो कौन सा है हमारे पास, कैपिटल T। अब वो किस तरीके से सेट कर रहा है, हमको ये इक्वेशन बनेगी जैसे हमने 11th में बनाते थे। तो हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं क्या चीज कि mg जो है उसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, T cos 15 डिग्री, ठीक है। और दूसरा कौन सा है हमारे पास, प्रतिकर्षण बल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर को कौन सेटिस्फैक्शन दे रहा है, T sin 15 डिग्री दे रहा है, ठीक है। इन दोनों को अगर अपने इसको सेट करें तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें इसका क्या कर दें, डिवाइड कर दें, या जिसे हम कहते हैं भाग कर दें, तो भाग करेंगे तो देखो क्या आ गया हमारे पास, t से t कैंसिल, साइन अपॉन cos क्या होता है 10, और ये क्या आ गया 15 डिग्री। इसमें इसका भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैसा का वैसा। इसका डिवाइड देना है तो क्या आ जाएगा, ऊपर तो रहेगा हमारे पास क्या q स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास mg r स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 के लिए अभी तक सिर्फ हमने जो बात की है हवा या निर्वात की है, एयर की है, वापिस समझ लो। कहता कि भाई एक समान लंबाई की डोरियों से बांधे स्ट्रिंग है और दोनों क्या है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो क्या हो रहा है कि इसको संतुलित अवस्था इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कौन लेके आ रहा है, तनाव बल, ठीक है। तनाव बल के हमने दो कंपोनेंट लिए, टेंशन फोर्स के हमने दो कंपोनेंट लिए, जो वेट है उसको T cos थीटा क्या कर रहा है, इक्वल कर रहा है, और जो रिपल्सिव फोर्स है F उसको कौन कर रहा है, T sin 15 डिग्री कर रहा है। और ये हमने 11th में ऐसा किया है, ये दोनों अपोजिट है तो एक दूसरे से संतुलित कर रहे हैं, इक्वल रखेंगे, ये दोनों है तो इस तरीके से रखेंगे। फिर हमने क्या किया, इसमें इसका डिवाइड कर दिया। चाहता तो मैं इसको इक्वेशन 1 2 करके 2/1 करके 3 बना सकता था, पर हम इसको आगे भी इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपने क्या करते हैं इसका आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो अगर उसने आगे लैंग्वेज कही है क्या, उसी के ऊपर हम सारे डिपेंड बात करेंगे। उसने कहा कि द्रव के अंदर डुबो दिया, किसके अंदर डुबो दिया, इसी सिस्टम को क्या कहता है, द्रव के अंदर डुबो दिया। कोई भी द्रव है हमें नहीं पता, ठीक है ना, वो पानी है, पारा है, कोई भी चीज हमें नहीं पता, कोई भी, ठीक है। हमें उस द्रव का क्या ज्ञात करना है, परावैद्युतांक मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड आउट करना। अब वो क्या होता है, मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था, परावैद्युतांक जब हमने कूलाम बल किया था, याद रखना, वहाँ आपने अपने परावैद्युतांक किया था एप्सिलॉन आर किया, क्या किया था, एप्सिलॉन आर किया, ठीक है। और एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला भी हमने वहाँ पे लिखा था, क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, इसका यूज होगा आगे के लिए। उसने कहा कि जब हम इसको लिक्विड में डालते हैं ना, तो इसके बीच का एंगल चेंज नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। कैसे, हमें पता है, हम जब उसको द्रव में डुबोएंगे तो उसका भार जो होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, भार क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
और ये जो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था कूलाम के नियम वाले टॉपिक में कि भाई सबसे अधिकतम, या हम जो बात करते थे मेन मुख्य बात करते थे निर्वात के लिए, तब हम लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और किसी अन्य माध्यम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखते थे। इसका मतलब ये है कि उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाता था, चेंज हो जाता था। ठीक है, इसी कंडीशन को अपने को क्या करना है, फॉलो करना है। तो सेकंड कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो हमें पता है कि हम इसको क्या करेंगे, किसी द्रव में डुबोएंगे तो गोले का भार क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, घट जाएगा। वो किस तरीके से घटेगा वो आपके लिए क्या है, घनत्व के अनुरूप घटेगा। क्या घटेगा, घनत्व के अनुरूप। अब किस तरीके से देखो, सेकंड कंडीशन से पहले मैं एक चीज लिख देता हूँ क्या, क्योंकि हमने कहा था कि भाई जो डी किसकी वैल्यू, डी मतलब डेंसिटी जिसे अपने बोलते हैं, घनत्व किसके लिए, लिक्विड के लिए दिया था। लिक्विड के लिए कितना दिया था, 0.8 ग्राम सेंटीमीटर पर। ठीक है, और जो भी अपने पास जो भी मेटल था, स्फीयर था, ठीक है ना, उसके लिए क्या दिया था, मेटल लिख दो चाहे स्फीयर लिख दो, ठीक है, उसके लिए 1.6 जी सेंटीमीटर। अब हमें इसको करना है। अब देखो, अब नई स्थिति में अगर मैं बात करूं तो द्रव का भार, आप उसको mg डैश भी लिख सकते थे, पर मैं आपको सीधा लिख रहा हूं द्रव का भार m, ठीक है, g डैश लिखने की बजाय, देखो वैसे तो लिखेंगे हम mg डैश। अब एक चीज मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, उसको मैं बता देता हूँ। जब हम किसी द्रव में, हवा से द्रव में लेके जाते हैं तो उस स्थिति में जो गुरुत्वीय है g का वैल्यू, वो पुराने वाले वैल्यू 1 माइनस डी, इसके लिए लिक्विड के लिए, और डी सॉलिड के लिए। ये फॉर्मूला सॉलिड लिक्विड ये होता है। अब ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो सूत्र किस अनुरूप चेंज होगा, वो देखो मैं यहाँ सीधा रख रहा हूँ। ये आपके लिए नया फॉर्मूला है, ये आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। नई स्थिति में जो गोले का भार होगा, मैं जी डैश का वैल्यू डायरेक्ट रख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, जी ब्रैकेट 1 माइनस डी लिक्विड और अपॉन डी सॉलिड। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू है, पुट कर देते हैं। नई स्थिति में जो द्रव का भार होगा mg ब्रैकेट 1 माइनस 0.8 अपॉन 1.6 आ गया। इज दैट क्लियर? अब देखो mg ब्रैकेट 1 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2, लिख सकता हूँ ना। देखो पॉइंट दोनों तरफ से हट गया, 8/16, इट मींस हाफ होता है। अब एक में से हाफ क्या, हाफ ही बचेगा। तो नई स्थिति में जो द्रव का भार होगा वो पहले वाले द्रव की तुलना में कितना हो गया, आधा हो गया। मतलब जब हम उसको द्रव में डुबेंगे तो उसका जो भार होगा वो क्या हो रहा है, घट गया। क्या हो गया, घट जाता है। ठीक है, ये नई स्थिति में क्या आ गया, हमारे पास द्रव का क्या आ गया, भार आ गया। अब मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने का कहा था, वहां पे वो इक्वेशन 1 जो होगी वो हमारे लिए बड़ी काम की। ठीक है, अब नई स्थिति में भार आ गया। अब नई स्थिति में बल क्या होगा, हम जानते हैं जब हम किसी द्रव या अन्य माध्यम में लेके जाते हैं तो बल क्या हो जाता है, परिवर्तित। और वहां पर निर्वात में जब हम एप्सिलॉन नॉट लिखते थे, अब क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इस स्थिति में, अब इस स्थिति में जो बल होगा वो मान लो एफ डैश लिखना है, आपकी मर्जी, एफ डैश लिख लो। ठीक है, वो क्या हो जाएगा भाई, एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये माध्यम को व्यक्त करता है, और क्या आ जाएगा, Q²/R²। अभी मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी थी जो कि मैंने आपको कहा था जब मैंने कूलाम का नियम करवाया था, उसके जस्ट बाद एक टॉपिक करवाया था, परावैद्युतांक। तो हम लिख लेंगे, चूंकि हम जानते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, तो एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q²/R²। ये क्यों लिख रहा हूँ, अभी काम आएगा। अब ये चीज चेंज हुई तो सीधी सी बात है कि तनाव जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। अब नई स्थिति में तनाव, वही हम क्या करते हैं, जैसे mg को एक कंपोनेंट कर रहा था सेटिस्फेक्शन में, तो मान लिया नई स्थिति में जो तनाव है, तनाव बल है, वो क्या हो गया, टी डैश हो गया। क्या हो गया, टी डैश। तो वही स्थितियां जैसे हमने याद होगा आपको अभी किया था। अब नीचे तो आ जाएगा mg डैश बटे 2, ठीक है, ऊपर आ जाएगा कौन सा, ये तनाव था टी डैश, इधर क्या आ जाएगा टी, क्योंकि कोण तो वही रहा है तो 15 डिग्री लिखेंगे। यहाँ आ जाएगा टी डैश कॉस 15 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा टी डैश साइन 15 डिग्री।
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ डैश आ जाएगा। अब इस स्थिति में कैसे सेटिस्फेक्शन होगा, देखो संतुलन की अवस्था, संतुलन की अवस्था अगर अप्लाई करें तो देखो क्वेश्चन लेंथ ही है पर थोड़ा समझने वाला है, ठीक है। इस चीज को अगर ना आए तो रिपीट देख लेना, ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस चीज का। अब देखो क्या होगा, हम लिखेंगे तनाव बल के तो टी डैश कोस 15 डिग्री बराबर लिख देंगे एम जी डैश अपॉन 2, सॉरी एम जी अपॉन 2 क्योंकि पहले वाले का आता है, ठीक है। जी डैश का तो वैल्यू रख दिया था और टी डैश साइन 15 डिग्री जो होगा वो होगा क्या, इसके इक्वेशन में इक्वल तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर। अब हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 15 का वैल्यू निकालें तो 10 15 डिग्री इज इक्वल टू इसके अकॉर्डिंग जो आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एम जी अपॉन में आएगा 2 ऊपर चला जाएगा 2 क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 2 में 10 15 का वैल्यू ये है और इक्वेशन 1 में भी हमने 10 15 का वैल्यू निकाला है। तो आप क्या करना, आप वीडियो में बैक जाके देख लेना या फिर जो आपने लिखा होगा उसमें से देख लेना। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है उसका क्या कर देंगे, हम कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से देखें तो तुलना करेंगे तो देखो पहली नंबर इक्वेशन जो थी मैं आपको बता दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इधर था क्यू स्क्वायर अपॉन में एम जी आर स्क्वायर। और इक्वेशन 2 से इसका वैल्यू क्या है, ये इक्वल में रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू 2 क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी आर स्क्वायर। देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये पूरा का पूरा स्टेप इधर से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर एम जी आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये आप चाहो तो वैसे कर दो, ये दोनों कैंसिल हो गए, किससे, इधर वाले स्टेप से, इससे और ये पूरे से हो गए। इधर क्या बच गया 1 और इधर देखो 2 ऊपर बच गया और अपॉन में क्या बच गया, एप्सिलॉन आर बच गया। एप्सिलॉन आर को इधर ले जाओ तो हमारे पास क्या आ गया, परावैद्युतांक जिसे हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं उसका वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन अगर आप इसको करके देखोगे तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है। और मैंने पहले ही कहा था कि जब भी आप न्यूमेरिकल करो जो उसकी लैंग्वेज दी गई है उसी प्रकार से उसको धीरे धीरे सोल्व करो और जो लैंग्वेज से करना सीख जाएगा उसके अच्छे नंबर बन जाते हैं। थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। रब कर दूं क्या भाई, क्या था कि अभी कुछ दिनों से वीडियो कई बच्चे पूछ रहे थे सब अपलोड नहीं किया तो बाहर गया हुआ था, ठीक है। तो आज समय मिल गया तो बना दिया आपने। अब देखो अगला क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वो क्या चीज कह रहा है वो समझने वाली बात है। कहता कि हमारे पास 2 गोले हैं, आवेशित गोले हैं, समान गोले हैं जिन पर आवेश का मान भी क्या है, समान है, जैसा जैसा बोल रहे हैं, और उनका नाम क्या दिया है इसने, बी और सी। कहता कि इन दोनों को एक दूरी पर रख दिया और जब भी ऐसा बोल दे तो हम कौन सी मानते हैं, दूरी आर मानते हैं, दूरी पर रख दिया। अभी इस स्थिति में इनके बीच में लगने वाला जो बल है वो क्या है, एफ। अब देखो अब इसके बाद आगे बात शुरू हो गई। ऐसा क्वेश्चन मैंने कहा था जब पिछला लेक्चर में आपको वीडियो देखा होगा तब मैंने आपको 3rd नंबर क्वेश्चन था, मैंने कहा था ऐसा कुछ आगे भी आएगा, उसी तरीके का क्वेश्चन है। कहता कि एक और गोला लेके आ गए, मतलब एक और स्फीयर लेके आ गए, मैट्रिक्स स्फीयर, और उस वो क्या है, अभी क्या है, अनचार्ज है, मतलब अनावेशित है, ठीक है। उसको पहले तो क्या किया, बी के साथ में टच करवाया और वो जो नया गोला है ना, नया स्फीयर है, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कौन सा है, बी और सी है, मतलब आकार में समान है, सेम पदार्थ का बना हुआ लेकिन अनावेशित है। वो दोनों क्या है, आवेशित है। अब बी के साथ में टच करवाया तो क्या होगा, आवेशों का पुनर्वितरण शुरू हो जाएगा, समान समान आवेश आ जाएगा। फिर उसके बाद उसको वो कहता है कि हमने सी के साथ भी टच करवाया तो उसके साथ भी उसने क्या कर दिया, आवेशों का पुनर्वितरण कर दिया। अब देखो ये तो क्या आया था, इन दोनों से आवेश लेने आया था,
और इसको वापस क्या कर दिया, सिस्टम से हटा दिया, और जो बी और सी उनको वापस उसी दूरी पर रख दिया। तो क्या हुआ, पहले तो आवेश क्या था, समान था, लेकिन अब आवेश समान नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों के मध्य जो बल है वो क्या हो जाएगा, चेंज। तो नया बल जो है वो पुराने वाले बल की तुलना में कितना होगा, वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, नया फोर्स फाइंड। अब मैं जैसे जैसे डायग्राम बनाऊं, कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाऊंगा, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। पहली कंडीशन देखो, कंडीशन फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, कहता है कि पहले एक स्फीयर है, ये कौन सा है, बी है, और ये कौन सा है, सी। हो सकता है बुक में हिंदी मीडियम वालों में बी और सी हो, और नया जो स्फीयर लेके आ रहे हैं वो ए हो, और इंग्लिश मीडियम वाले में नया स्फीयर क्या हो, डी हो, उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, कहता है कि ये एक स्फीयर है बी और ये एक स्फीयर क्या है, सी। अभी एक दूसरे से कोई दूरी पर रखे हैं, इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल है, और मान लिया अभी इन दोनों पर आवेश कितना है, क्यू और क्यू। तो इस स्थिति में जो बल है वो क्या है, मान लिया F, वो क्या हो जाएगा, अभी हवा की बात हो रही है, ध्यान रखना है, ऐसी स्थिति में हम हमेशा एयर या वैक्यूम लेते हैं, 1/4πε0। ठीक है, क्या हो जाएगा, Q1 मतलब Q, Q2 मतलब Q, अपॉन में क्या हो जाएगा R²। तो Q को मैं Q² लिख सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 लगा के छोड़ दे सकता। ठीक है, अब अगली कंडीशन, अब हम एक स्फीयर लेके आए, कौन सा कंडीशन हम लेके आ रहे हैं, कौन सी, सेकंड, नया स्फीयर लेके आए, वो क्या है, अनचार्ज मतलब अनावेशित है, कौन से वाला है, ए। उसको सबसे पहले हमने बी के साथ अटैच किया, मान लो बी था ये, और हम उसके साथ में किस कौन से को अटैच कर दिया, समान है, इसके बिल्कुल एक जैसा, कौन सा है, ए लेके आए। इसके ऊपर आवेश कितना था, क्यू, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं था, मतलब अनावेशित था, लेकिन जब संपर्क में मतलब टच करवाएंगे तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, मतलब पुनर्वितरण हो जाएगा। तो इस स्थिति में अगर मुझे क्या होगा, कुल आवेश, परिणामी आवेश की बात करूं, रिजल्टेंट चार्ज, परिणामी आवेश, वो क्या हो जाएगा, देखिए Q प्लस नॉट 0 मतलब अपॉन 2 मतलब Q/2। अब इन दोनों को अगर मैं अलग करूं, क्या कर दूं, अलग कर दूं, तो B पर और A पर आवेश जो अब आ जाएगा, नया आवेश, वो कितना आ जाएगा, इस पे आ गया Q/2, और इस पे भी कितना आ गया, Q/2। नई स्थिति में पहले कितना था, B पे Q था, लेकिन अब Q नहीं है, ये चीज ही हमें समझनी है। अब कहता कि ये भी क्या हो गया, आवेशित हो गया, और कितना आवेश आ गया, Q/2 आ गया। अब दोनों पर आवेश आ गया, इस पर आवेश पहले Q था, कितना हो गया, Q/2, और इस पर कितना हो गया, Q/2, पहले तो इस पे कोई आवेश नहीं था। अब इसने क्या किया, तीसरी कंडीशन क्रिएट, कंडीशन थर्ड, कहता कि अब ये जो है A, इसको इस C के साथ में अटैच करवाना है। C पर कितना आवेश था, C पर आवेश था Q, और इस पर अब कितना है, Q/2। तो इस स्थिति में, नई स्थिति में परिणामी आवेश जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, Q प्लस Q/2 अपॉन 2। ऊपर तो कितना हो गया, ऊपर आप देखो कितना हो गया, 3Q/2 हो गया, और अपॉन में 2, मतलब इस स्थिति में 3Q/4 हो गया। कितना हो गया, 3Q/4 हो गया। ठीक है, अब जो ये हमारे पास आवेश आया है 3Q/4, अब ये किसके ऊपर चला जाएगा, इन दोनों के ऊपर चला जाएगा। तो नई स्थिति में C, अब देखो C के ऊपर आवेश कितना आ गया, और A के ऊपर कितना आ गया, देखो आप ऐसे लिख सकते हो, QC के ऊपर आवेश आ गया 3Q/4, और A के ऊपर भी कितना आ गया, QA के ऊपर कितना आ गया, 3Q/4, और B के ऊपर कितना आ गया, QB का वैल्यू कितना आ गया, Q/4। अब कहता है कि जब हमने इसको अटैच वगैरह काम किया, तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, इस A को तो सिस्टम से हटा देना है, और C को वापस इसी R दूरी पर रख देना। ठीक है, तो अब हमारे पास फोर्थ कंडीशन जो आएगी वो क्या है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूं। देखो अब नई स्थिति की बात करूं तो क्या आ रहा है कंडीशन, इसको मैं यहां रख रहा हूं क्योंकि ये अभी काम आएगी। कंडीशन 4 जो आएगी वो क्या आएगी, बी ये रहा, सी ये रहा, दोनों के बीच में अब भी कितनी दूरी है, आ रही है, लेकिन आवेश अब पहले जितना नहीं है। अब इस पर आवेश कितना है, Q/2, और इस पर कितना है,
3/4 इंटू क्यू है। तो नई स्थिति में जो बल है वो मान लिया एफ डैश, वो क्या हो जाएगा 1/4πε0। यहाँ क्या आएगा, हम लिखेंगे क्यू बी, यहाँ लिखेंगे क्यू सी अपॉन आर स्क्वायर, दोनों की वैल्यू रखेंगे। तो एफ डैश का वैल्यू हमारे पास 1/4πε0, क्यू बी का वैल्यू q/2, इसका कितना हो गया 3q/4 और अपॉन में कितना आ गया आर स्क्वायर। इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ डैश इज इक्वल टू 3/2 इंटू 4 कितना हो गया 8 हो गया, उसको मैंने आगे लिख दिया 3/8। ठीक है, ये कितना हो गया 1/4πε0 और ये कितना बच जाएगा q, और q मतलब q² अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में शो कर दो, 3/8 को मैंने फ्रंट पे लिख दिया। तो देखो इक्वेशन 1 और 2 की बात करूं, यहाँ इक्वेशन 2 लिखूं तो बाय इक्वेशन 1 से मैं ये वाली जो वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या है f है, तो यहाँ f रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो बाय इक्वेशन 1 f डैश जो होगा वो पहले वाले फोर्स का कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/8। ठीक है, रेशो भी आ गया एक तरीके से, जैसे हमने वहाँ पे 8/1 या 1/8 रेशो निकाला था, वैसे हम यहाँ पे भी 3/8 जो है 3:8 निकाल सकते हैं। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, नया क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा, क्या कह रहा है, देखो कि भाई चित्र में 4 बिंदु आवेश 2 सेंटीमीटर भुजा के कोनों पर रखे। ठीक है, तो इसके केंद्र O पर अपने को क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसकी दिशा ज्ञात करनी है, और दे रखा है जो चार्ज Q है, ठीक है, उसका वैल्यू जो है 0.02 माइक्रोकूलम। ठीक है, मतलब वो क्या कह रहा है कि 4 चार्ज आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर एज शो इन फिगर। ठीक है, कैलकुलेट फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन एट द सेंटर। हमको क्या करना है कि उसकी अपने को एक तो मैग्नीट्यूड वैल्यू फाइंड आउट करना है और एक डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब अपने उसको किस तरीके से करेंगे वो देखो, डायग्राम हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, वैसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि इस फिगर में हमको शो हो रहा है कि यहाँ पे A पर 2q है, -2q, यहाँ +q है, यहाँ ये इतना है, यहाँ इतना, और ये सेंटर पे हमें क्या करना है, फाइंड करना है। क्या हमें फाइंड करना है, क्या चीज़ कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना और उसकी दिशा। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें जो दिया गिवन क्या है वो देखो, साइड A मान ली वो कितना है 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर इट मीन्स 2 × 10⁻² मीटर। दूसरी बात, इसने कहा है कि Q का वैल्यू जो है 0.02 माइक्रोकूलम, इट मीन्स कितना है 0.02 × 10⁻6 कूलम। अब इसको 2 × 10⁻² जो भी चेंज करना चाहो उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा अगला काम क्या है, ये हमारा जो फिगर है वो बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, दूसरी बात, हम चित्र से क्या बात कर सकते हैं, देखो हमें सेंटर पॉइंट O पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, किनके कारण, इसके और इसके कारण ज्ञात करना है, फाइंड करना है। दूसरी बात, जब भी हम कोई पॉइंट लेते हैं वहाँ पे हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मानते हैं। क्या मानते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो यहाँ पे रखे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपल, और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ एक चीज और क्लियर, ए के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो देखो O पर पॉजिटिव चार्ज जो भी होगा उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसके कारण जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, EA इधर की ओर। ये पॉजिटिव है, ये इस वाले पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपल, तो इसके कारण EB की डायरेक्शन जो होगी वो किधर होगी, बाहर की ओर। ये C नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण किधर होगी, अंदर की ओर। और ये पॉजिटिव है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, इसके कारण क्या होगी, बाहर की ओर। हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। लेकिन हमें तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करनी है, वो कैसे करेंगे, देखो हम जब भी जानते हैं, जब हमने वो टॉपिक किया था तो तीव्रता का सूत्र था E = kq/r²। हमारा सबसे पहला काम होगा मैग्नीट्यूड, मतलब परिमाण ज्ञात करना, फिर हम दिशा की बात करेंगे। दिशा में हमने प्लस माइनस की बात जो करनी है कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे परिमाण में हमें प्लस माइनस शो नहीं करना होता। अब K तो है, हमें पता है 9 × 10⁻9 होता है। Q जो भी है, हम यहाँ पे ये 2Q है, -2Q है या +2Q है, जो भी है वो देख लेंगे। लेकिन R जो है
अगर मैं इन दो के बीच में ई ए का वैल्यू ज्ञात करूं तो मुझे ये दूरी चाहिए। अगर मुझे ई बी का वैल्यू चाहिए तो इन दोनों के बीच दूरी चाहिए। अगर मुझे इस ई डी का वैल्यू चाहिए तो मतलब इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए। और ई सी का वैल्यू चाहिए तो इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए। मतलब मुझे क्या चाहिए, ए ओ चाहिए, बी ओ चाहिए, सी ओ चाहिए और डी ओ चाहिए। ये चार वैल्यू मतलब ये दूरियां चाहिए, तभी मैं इस आर की वैल्यू रख पाऊँ। तो सबसे पहला काम तो हमें ये दिख रहा है कि सेंटर है इसका, वर्ग का केंद्र है, तो ओ ए बराबर होगा किसके, ओ बी के बराबर ओ सी के बराबर ओ डी के। मतलब इन चारों में से किसी एक का मान ज्ञात कर लो, आपके पास सोल्व हो जाएगा। अब ये क्या है, विकर्ण। ये क्या है हमारे पास, विकर्ण। तो हम इस विकर्ण का आधा मान ज्ञात करना है। विकर्ण का क्या करना है, इस विकर्ण का हाफ वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, और अगर हमारे पास इस विकर्ण का हाफ वैल्यू आ जाए तो हम क्या कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। हम जानते हैं कि अगर मैं विकर्ण की हाफ वैल्यू लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, ए सी बाई टू लिखूंगा। क्या लिख दूंगा, ए सी बाई टू। और आपको पता है कि जो ये वर्ग है इसका जो विकर्ण का मान होता है वो कितना होता है, ए अंडर दो। ये आपको पता है ना कैसे आता है, देखो सीधी सी बात है, आप खुद समझ सकते। आप इस त्रिभुज को ले लो, इस वाले को, कौन सा, ए डी सी को ले लो। ये ए है, ये ए है, ये विकर्ण है, तो क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो गया, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर टू ए स्क्वायर, मतलब अंडर टू ए हो जाएगा। मतलब इसका मतलब ए से सी का वैल्यू अंडर टू ए। ये बात आपको पता है ना, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ वैल्यू रखूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर टू ए अपॉन टू, मतलब क्या आ गया, ए बाय रूट टू आ गया। मतलब अब ये दूरियां आ गई हमारे पास, अब हम इन सभी के बीच में तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, तीव्रता ज्ञात करने के बाद हमें किस तरीके से सोल्व करना वो देखो। कोई भी एक ले लो जिसके लिए हम तीव्रता ज्ञात करें और बाकी के लिए सारा सोल्व हो जाएगा। हम क्या कर लेते हैं भाई, डी और ओ के मध्य ले लेते हैं, या हम निकलेंगे +2 या क्यू आवेश की कारण तीव्रता। प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि परिमाण की बात कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे क्यू आवेश के कारण बिंदु ओ पर तीव्रता क्या हो जाएगी भाई, उसको अपने ई लिख देते। ठीक है, क्या हो जाएगा, के आवेश कौन सा, क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। आर की जगह मतलब चाहिए क्यू वाला लो, चाहिए वाला लो, दोनों क्यू हैं। बस प्लस माइनस तो हमें ये बता रहा है कि भाई दिशाओं का ज्ञान देगा। परिमाण में दोनों समान है, चाहिए वाला लो आवेश, चाहिए वाला आवेश लो, और दूरियां कितनी रहेंगी, ए बाय अंडर रूट 2। तो यहाँ लिख देंगे ए बाय अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ए स्क्वायर अपॉन 2, मतलब ये हो जाएगा 2k³ बाय क्या आ जाएगा भाई, ये आ गया। ये हमारे पास ई का मान है, इसको आप चाहे इक्वेशन 1 दे सकते हैं। अब हम वैसे +2 या -2q उन दोनों के कारण, तो हम लिखेंगे 2q आवेश के कारण। ओ पर तीव्रता जो होगी उसको अपने मान लेते हैं, ई डैश मान लेते हैं। अब ई डैश क्या आ जाएगा, देखो q, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2q, q की जगह अपॉन में वही दूरी तो समान ही है, अंडर टू ए बाय अंडर टू, तो ये कितना हो जाएगा 4k³ बाय ए स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 बाय ए स्क्वायर, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ई डैश बराबर 2e लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2e। इसका वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया। मतलब यहाँ पर जो तीव्रता होगी वो इसके कारण तीव्रता जो है वो इसके वाले से तीव्रता से 2 गुना होगी। ठीक है, मतलब क्यू वाले से डबल होगी। तो यहाँ मैं एक चीज क्लियर कर सकता हूँ, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर अपने आगे आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो, अब 2q वाले क्या होंगे, बराबर होंगे ना। तो देखो आप चाहे खुद देख लो, अब 2q का है, ए पे है, बी पे है, तो इसका मतलब परिमाण के रूप में ई ए बराबर होगा किसके, ई बी के, और उसका मान कितना आ जाएगा, आप पहले तो वो लिख लो, क्या कहते हैं अपने 4k³ बाय ए स्क्वायर, या आप लिख सकते हो 2e या 2 ब्रैकेट जो भी आपको लिखना हो, 2 ब्रैकेट 2k³ बाय ए स्क्वायर। और ई सी बराबर होगा ई किसके, डी के, और उसका वैल्यू 2k³ बाय क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब इसको ई लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2e लिख सकते हो, 2e, और इसको आप ई लिख सकते हो। दैट क्लियर। ये आपको क्या है, आसान करने का, इसको सोल्व करने का आसान तरीका है। अब हम इसके दिशाओं के अनुरूप बात करेंगे, परिमाण के रूप में हमारे पास बात आ जाए।
अब क्या करेंगे, दिशाओं के रूप में अगर अपने की बात करें तो इसी डायग्राम को हमें सोल्व करना है। किस तरीके से वो देखो, मैं इसी डायग्राम को सेट करूँ। देखो ई ए कितना है, ई ए 2e है, तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा 2e वेक्टर। ई डी कितना है, ई है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा क्या ई वेक्टर। ई बी कितना है 2e वेक्टर है, और ई सी कितना है ई वेक्टर। अब देखो मैंने इसको ऐसे ना लिख के इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया ताकि हमारा काम थोड़ा क्या हो जाए, आसान। अब देखो आप यहाँ से इस वाले डायग्राम, पॉइंट ओ यहाँ पे है, जब किसी बिंदु पर हमारे पास 4 तीव्रताएं हैं। अब देखो ये 2e इधर है, ये बिल्कुल इसके अपोजिट है, ठीक है। तो 2e में से e गया तो कितना बच जाएगा, ये हट जाएगा, तो इधर कितना बच जाएगा, e बच जाएगा। और इस 2e में से e कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इधर परिणामी कितना बचेगा, e वेक्टर बच जाएगा। समझ आई बात। अब इसी डायग्राम को मैं क्या कर दूंगा पता है, हमें इन दोनों को दर्शाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को तो हटा देंगे, ठीक है ना, इन दोनों को तो हटा देते हैं। हम यहाँ पे डॉट डॉट दिखा देते हैं कि नेक्स्ट डायग्राम फाइनल बनाने के लिए। अब यहाँ से 2 हट जाएगा, यहाँ से भी क्या हो जाएगा 2 कैंसिल आउट। अब अपने देख रहे हैं क्या चीज कि बिंदु O पर अब सिर्फ 2 तीव्रताएं बची, ठीक है। कितनी तीव्रताएं बची हैं, 2। और आपको याद होगा जब किसी बिंदु पर 2 सदिश हो, एक ऐसे हो इस तरीके से, एक ऐसे हो, मतलब 2 भिन्न भिन्न दिशाओं में, तो उनका परिणामी जो होगा उनके कटान बिंदु से होकर गुजरेगा। किससे गुजरेगा, उनके कटान बिंदु से होकर गुजरेगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू हमें निकालना है इस वाले, तो हम क्या करेंगे, परिणामी तीव्रता निकालेंगे। तो परिणामी तीव्रता जो होगी वो कैसे आएगी, हमारे पास इस तरीके से आएगी। आप इसको क्या नाम देना है, ई डैश दे देते हैं, क्या दे देते हैं, ई डैश। तो परिणामी तीव्रता जो होगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, वो क्या हो जाएगी, अंडर रूट में ई स्क्वायर, मतलब हम लिखते हैं ई ए स्क्वायर, ई बी स्क्वायर प्लस 2e a cos थीटा, तो वैसे ही ई स्क्वायर, और इसको भी लिख देंगे ई स्क्वायर। आप इसको हाँ एक काम और कर सकते हो, रिजल्टेंट को आप 1 2 शो कर दो ना, तो और बढ़िया काम हो जाएगा, ठीक है। अब e1 स्क्वायर e2 स्क्वायर प्लस 2e1 e2, और क्या है, कोण कितना है दोनों के बीच में, 90 डिग्री है। कोस 90 का मान 0, ठीक है। कोस इन दोनों के बीच में कितना कोण है, 90 डिग्री है। कोस 90 का मान 0 हो गया, बचा कितना, अंडर रूट में 2e, सीधा लिख दूँ 2e स्क्वायर लिख दूँ, क्योंकि ये अगर ई ए बराबर है तो ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब ये स्टेप इस तरीके से आप शो कर सकते थे। अंडर रूट में क्या लिख सकता था मैं, e1 को e लिख देता हूँ, e2 को भी e लिख देता हूँ, ये हो गया अंडर रूट में 2e स्क्वायर हो गया। और भाई क्या बच गया, अंडर रूट में 2, और इनटू में क्या आ गया, e बच गया। अब हम ये वैल्यू रखेंगे किसकी, e की वैल्यू रखेंगे। अंडर रूट 2 वैसा का वैसा, e का वैल्यू कितना है, 2k बाई a स्क्वायर, क्लियर। 2 अंडर रूट 2 को एक साथ लिख दो, 2 अंडर रूट 2, 9 k का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, q का वैल्यू कितना है 0. सीधा रख रहा हूँ मैं, कितना है भाई 0.02 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि क्या था 0.02 माइक्रोकूलम था ना। a स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, क्लियर। अब देखो इसको सोल्व कर लेंगे, उड़ के सोल्व करेंगे तो सीधा लिखो, याद करोगे, चलो करवा देते, सोल्व करवा देता हूँ। पॉइंट इंटू 10⁻² आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखो 2 अंडर रूट 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻²। अब देखो 4 से तो ये 2 और ये 2 गया, बचा कितना 9√2 बच गया, इसको तो लिख दो 9√2। अब पावर वाला पोर्शन देख लो, 10 की पावर 9 और 10 की पावर 6, कितना बच गया 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 हमारे पास होगा, और इधर देखो 10⁻⁻4 एंड 10⁻², तो कितना बच गया 10⁻⁻2 बच गया। जब वो ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 3 पहले से था और ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 10⁻2, कितना आ जाएगा 5, कितना हो जाएगा 10⁻5, और यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन। और अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, देखो डायरेक्शन शो हो रही है ना, तो आप इसकी डायरेक्शन देखो कैसे है, इधर की ओर है, तो आप लिखोगे क्या, इसकी डायरेक्शन जो है तीव्रता की वो B से A की ओर है, क्योंकि हम लिखेंगे कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है
वो बी से ए की ओर जो दिशा है उसके क्या है, समांतर। क्या है, समांतर। ये आपका क्या हो गया, न्यूमेरिकल हो गया। अब देखो आज तो लेंथी न्यूमेरिकल थे, ठीक है ना, कल और भी आसान आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ओके। और थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो, ठीक है, शेयर भी कर दिया करो, किसी के पास ना पहुँचे, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है।